कासिम वाला चोलिस्तान दी नहर है। देखो मुकम्मल तौर पर पानी मौजूद है। ई नहर तू मैं हुकूमत वक्त को आदा कि तुसा दसो कि इत्थों कौन कौन पानी पीना पे। ये नहर खालिस्तान कब्जा माफिया वास्ते है, ये चोलिस्तानी वास्ते कहनी। अगर चोलिस्तानी तू पानी हासिल करने की कोशिश करे से तुमको गिरफ्तार करते उनको जेल साढ़े से ही हेड कासिम बंगला वाला दे विचों ही दो नहर निकलते हैं, सेमिनार और हेड फरीद वन है। तू है नहर में सबको दिखाएं कि तू है नहर जड़ा ना बंद वेंदियां पेन, जबकि ये नहर मुकम्मल तौर पर चलती पी है। बराह मेहरबानी मैं हुकूमत पाकिस्तान को अपील करना, मैं वजीर आजम पाकिस्तान को अपील करना, मैं गवर्नर पंजाब को अपील करना, वजीर पंजाब को अपील करना, मैं पंजाब इस्टेब्लिशमेंट को अपील करना, कमिश्नर बहावलपुर को अपील करना कि आखिर चोलिस्तानी कसूर क्या किते कि चोलिस्तानियों को सही नहर दे विचों क्यों नहीं यानी कि पानी क्यों बंद की खड़ो। उन्हें को कोई हक हासिल कहनी कि नहर दे विचों जड़ा ना अपना कहने पानी गिनन। क्या यह नहर सिर्फ अरबियों वास्ते है? क्या यह नहर लैंड माफिया कब्जा माफिया वास्ते? ई नहर दे विचों आखिर चोलिस्तानी पानी क्यों नहीं गिन सकते? इथों जड़े नहर निकल दिया पेन अपना हेड फरीद वन एल और सेमिनार तू है तो सही बंद कर देते वे ताकि यानी कि उथा पानी वंजे भी ना। बड़े अफसोस की गल है, हजारें की तादाद दे विच ई टाइम चोलिस्तान दे विच जानवर जड़ा ना हलाक की चुके हैं। ई टाइम इंसानी जाने का मसला उठा थी गए, लेकिन तुसा जड़ा सराकी कौम को चोलिस्तानियों को जड़ा हथियार चावट से मजबूर कर दे पियो। बराए मेहरबानी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान करूँ, गवर्नर पंजाब को मुतालबा करना कि हेड कासिम वाला करूँ जड़ा नहर हेड फरीद और सेमिनार निकल जाए पेन इनको फौरी तौर पर उत्ते खोलिया वने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल। सामीन, आपने चोलिस्तान के रहने वाले एक भाई की बात सुनी है और मुझे इस वक्त ख्वाजा गुलाम फरीद का ये शेर याद आ रहा है कि चढ़ फरीदा कोठे ते वे घर घर लगी अग ते तू कहना मैं दुखी हाँ इत्थे दुखी सारा जग। दरियाए सिंध के अंदर पानी नहीं है और उसकी वजह से नहरें जो हैं उसमें पानी की बजाय खाक उड़ रही है। लिहाजा इन सब लोगों का मसला ये है कि हमें पानी दिया जाए। अब खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, वज़ीर आबपाशी का ताल्लुक़ सिंध से है। अगर वज़ीर आबपाशी का ताल्लुक़ किसी और सूबे से होता तो सारा इल्ज़ाम पानी के ना होने का उस वज़ीर पर पड़ जाता जिसका ताल्लुक़ सिंध से नहीं था। अब ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बसारत और बसीरत में एक फ़र्क है। बसारत ये है कि मैं दीवार के सामने देख सकता हूँ और बसीरत का मतलब ये है कि पहाड़ के उस पार मुझे नज़र आता है कि पहाड़ के उस पार क्या है। और बसीरत का मतलब भी यही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आज से 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा और 50 साल के बाद क्या होगा। जब पाकिस्तान बना है तो दरिया तमाम के तमाम उनके मंबे इंडिया में थे। लिहाजा एक कोशिश की गई वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करने के बाद कि कोई तरीका ढूंढा जाए ताकि आइंदा कभी पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर पानी का तनाज़ा ना हो। लिहाजा सिंध तास का एक मुआहदा बनाया गया जिसके नतीजे के अंदर दरियाए ब्यास, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी ये इंडिया के पास चले जाएंगे और पाकिस्तान के पास झेलम, चिनाब और दरियाए सिंध होगा। और दरियाए सिंध के अंदर पानी को दरियाए सिंध से और दूसरे दरियाओं में से हम पानी लेकर उसको स्टोर करेंगे, उससे बिजली पैदा करेंगे और वो कमी जो उन दरियाओं की वजह से है, हमारी नहरें जो हमारा स्टोर शुदा पानी है उसको हम सारा साल इस्तेमाल करते रहेंगे। लिहाजा सबसे पहले यहाँ मंगला डैम बना। आप लोगों को तो आज की लोड शेडिंग याद है, मुझे अपने बचपन की 60s की लोड शेडिंग याद है कि सारा दिन बिजली नहीं होती थी, इसलिए कि इंडिया ने बिजली बंद की हुई थी और शहरों के अंदर हर शहर के अंदर एक बिजली घर होता था और उसकी कैपेसिटी इतनी कम होती थी कि उस जमाने के अंदर एक कार्टून दिखाया गया था और वो ये दिखाया गया था कि एक पोता अपने दादा की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा है और वो ये कह रहा है कि दादा जान आपकी मेहरबानी है, आप जो दरखास्त कंपनी से बिजली लेने के लिए दे गए थे आज अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गई है। लिहाजा जब बिजली की डिमांड बढ़ी तो उस वक्त ये कैफियत हुई कि हमें पानी के जरिए
ये एक सस्ता तरीका है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने चाहिए। तो लिहाजा सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक सबसे पहला डैम मंगला डैम बना और साथ ही वापडा भी मारिज वजूद में आया। उससे बिजली का जो मैंने बताया है कि सारे दिन की जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म हुई। मुझ जैसे बच्चे उस वक्त बोतल लेकर लाइन में खड़े होते थे ताकि मिट्टी का तेल मिले और रात को घर के अंदर चिराग जलाया जा सके, उससे भी निजात मिली। उसके बाद अर्ली 70s के अंदर तरबेला डैम जो है उसका इफ्तिताह हुआ। स्टार्ट तो अयूब खान के ज़माने से हुआ था, लेकिन इफ्तिताह जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया। और वहाँ बदकिस्मती ये हुई कि जब उसमें पानी छोड़ा गया तो उसमें तरेड़ें पड़नी शुरू हो गई और पानी रिसना शुरू हो गया। और मुझे याद है उस वक्त पूरी गवर्नमेंट कितनी परेशान थी और उस वक्त इटली से वो सीमेंट मंगवाया गया जो चलते पानी के अंदर अगर डाला जाए तो वो उन सुराखों को पूरा कर सके। और ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसका जो आर्किटेक्ट तरबेला डैम का था उसका ताल्लुक इटली से था और इस नाकामी के ऊपर उसने उसी पानी में डूबकर खुदकुशी कर ली। तरबेला डैम की तारीख में आपको ये कहानी मिलेगी। अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया और तरबेला डैम आज तक चल रहा है। अब इनकी कैपेसिटी जो है वो 30 दिन की कैपेसिटी थी। मकसद ये था कि जब दरिया के अंदर पानी कम हो जाएगा तो इन डैम से पानी निकालकर उन नहरों के अंदर जाएगा ताकि सिंध वाले और पंजाब वाले मूंजी लगाने के अंदर उनको प्रॉब्लम ना हो, कपास लगाने में उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन दो के बाद एक और डैम बनना था, उसका नाम था कालाबाग डैम, और फिर उसके बाद भाषा डैम बनना था। उस ज़माने के जो चेयरमैन थे वापडा के, उनका नाम था शमसुल मुल्क। ये फिजिबिलिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में बन चुकी थी और वर्ल्ड बैंक उसके लिए पैसे भी एयरमार्क कर चुकी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़िया-उल हक के ज़माने में भी कालाबाग डैम पर सड़कें और कॉलोनीज़ वगैरह बनती रहीं। लेकिन बाद में आने वाली जो हुकूमतें थीं वो शायद उनके पास बसीरत की कमी थी और वो आपस में लड़ने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकी। बाद में जब मुशर्रफ साहब आए उन्होंने दोबारा इसका झंडा बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुकामी क़ियादतें थीं उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और उसके नतीजे के अंदर मजबूर होकर जरदारी साहब की गवर्नमेंट में जो आजकल के स्पीकर हमारे हैं उनको ये कहना पड़ा कि कालाबाग डैम हमेशा के लिए हमने शेल्फ कर दिया। अब कालाबाग डैम 4000 मेगावाट वहाँ से बिजली आनी थी और 30 दिन की पानी की कैपेसिटी थी। आज भी जो बात कही जा रही है वो ये बात कही जा रही है कि जो ग्लेशियर पिघलेंगे वो तरबेला डैम से आगे 1 महीने के बाद उनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा और फिर वो सखर से लेके ठट्ठे तक वहाँ पानी पहुँचेगा 1 महीने के अंदर। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो जो हम आज मुसीबत देख रहे हैं ये हमें नज़र ना आती। आज ये मुंजी कपास सिंध के अंदर ये सारी की सारी फसलें ये वहाँ पर लगी होती और इस तरीके से वज़ीर आबपाशी के घर का घेराव ना होता और ये हाईवे बंद ना होती। तो मेरी ज़ाती ये सारी बात बताने का असल मकसद ये है कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं आज वही सफ़र कर रहे हैं। अगर ये कालाबाग डैम में 30 दिन का पानी होता तो ये तमाम फसलें लग चुकी होती। और अभी भी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कौमी क़ियादत नहीं है। हम जलसा खेल रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि इसका इलाज क्या है। खुर्शीद शाह साहब ने यह फरमाया कि जिन लोगों ने घेराव किया हुआ था, खुर्शीद साहब फरमाया कि हम टेलीमीटर जो पानी मापने का आले हैं मुख्तलिफ हेड्स पर हम उसकी एफिशिएंसी को देखेंगे, इसलिए कि जितना पानी चश्मा बैराज से आ रहा है वो गुड्डू बैराज तक पहुँचते पहुँचते आधा हो जाता है। अब तारीख़ी हक़ाइक़ क्या है? तारीख़ी हक़ाइक़ ये है कि अगर मेरे घर में रोटियां ज़्यादा हैं और आदमी कम है तो कभी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर रोटियां कम हैं और आदमी खाने वाले ज़्यादा हैं फिर उसके बाद ये होगा कि ये फला भाई ज़्यादा रोटियां खा गया और फलाने को कम मिली। अब हालत ये है कि जब पानी पीछे है ही नहीं, हमने ज़ख़ीरा ही नहीं किया, हमने बसीरत को इस्तेमाल नहीं किया, उसके नतीजे के अंदर अगर पानी मौजूद नहीं है तो टेलीमीटर आप 1 की जगह 100 भी लगा लें, उन टेलीमीटरों ने तो ये बताना है कि कितना पानी चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है अपने भाइयों के साथ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जब ये बात हुई तो बताया गया कि नौशहरा डूब जाएगा इस कालाबाग डैम से। अब शमसुल मुल्क साहब जो हैं वो भी नौशहरे के रहने वाले थे। उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, हर फोरम पर गए और उनको जाकर बताया कि अल्लाह के बंदो ये तुम्हारे मुस्तकबिल के मफाद में है, मुस्तकबिल के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए है। और मैं खुद नौशहरे में रहता हूँ, अगर नौशहरा डूबेगा तो मेरा घर भी डूबेगा। और साथ ही वो एक तजवीज़ लेकर आए और वो तजवीज़ ये थी कि इसकी हाइट को हम घटा देते हैं और 925 मीटर कर देते हैं। उसके नतीजे के अंदर ये मसला और इंश्योर हो जाएगा
कि यह मसला नहीं आएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले मेरे सिंधी भाई, मेरे सिंधी किसान, जिनको उस वक्त इस्तेमाल किया गया, आज सबसे ज़्यादा मुसीबत चोलिस्तान भुगत रहा है, सबसे ज़्यादा मुसीबत सिंध भुगत रहा है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, अपनी गुजारिशात को समेटते हुए मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक बात मैं अपनी कौमी क़ियादत से करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने आप को मुल्क की लेवल पर लेकर आएँ और ये सोचें आइंदा आने वाले 50 सालों के अंदर हमें इस किस्म के काला बाग डैम जैसे जहाँ जहाँ डैम बन सकते हैं वहाँ हमें बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं अपने भाइयों से बात कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा दूर की सोचें और ये सोचें कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आने वाले वक्त में हमें किन किन चीज़ों की मुसीबत पड़ेगी। जो हमारी गवर्नमेंट्स आई, जो मैंने बताया कि जो आपस में लड़ते रहे, उन्होंने इसका आसान रास्ता ये ढूंढा कि ये IPPs फर्नेस ऑयल से चलने वाले कारखाने लगा लिए जाए। और फर्नेस ऑयल के बाद जो दूसरा ग्रुप आया उसने कहा कि इसको हम गैस से चलाएंगे क्योंकि गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती है। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप फर्नेस ऑयल मंगाएंगे फिर भी आपको डॉलर देने पड़ेंगे, अगर आप गैस मंगवाएंगे फिर भी आपको डॉलर देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो अल्लाह ताला की नेमत आपको मुफ्त में मिल रही है कि दरियाए सिंध का और दरियाए चिनाब का और झेलम के पानी को सिर्फ आपने स्टोर करना है, जिसके नतीजे में आपको बिजली भी मुफ्त मिलेगी और आपके फसलों को पानी भी मुफ्त मिलेगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि हमारी क़ियादत को भी अल्लाह ताला बसीरत अता फरमाए और हमारे जो किसान भाई हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो हक़ाइक़ को समझें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।